आप बैंक निफ्टी चूज करेंगे या निफ्टी चूज करेंगे फॉर एफएनओ ट्रेडिंग? बैंक निफ्टी, एफएनओ या क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो आज की डिमांड है, नीड ऑफ द आवर। कैसीनो नेवर लूजेस। बिल्कुल। तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप कैसीनो खेल रहे हो। तो आप जीतोगे या नहीं जीतोगे, कैसीनो नहीं जीत हारेगा। समझदार को इशारा काफी है। जो ये पिछले 4-5 साल में नई खेप आई है, मैं बोलूंगा इन लोगों ने अभी बियरिश मार्केट देखी नहीं। 2000 से 2008 और 2008 से 2016 वो थी बियरिश मार्केट, जहां निफ्टी 25 पॉइंट भी मूव नहीं करती। एफआईआईज ने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा निकाला है अक्टूबर से लेके जनवरी तक। 1.5 लाख करोड़। आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड लें, स्टॉक मार्केट लें, आपको बार बार दिखाया जाता है कि भाई इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज अ रिस्की बिजनेस। म्यूचुअल फंड लेते हुए ये कहा जाता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो जरा सोच कर इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि मेरे पास 100 रुपए है, मैं 50 रुपए अपफ्रंट डालूंगा, 25% तब डालूंगा जब पहला मेजर करेक्शन आएगा, फिर 25% तब डालूंगा जब दूसरा मेजर करेक्शन आएगा, और मैं इस साइकिल को राइड करूंगा आने वाले 5-7-10 साल। कोविड आया, सारी दुनिया के सारे बिजनेसेस बंद हो गए, मार्केट एक दिन भी बंद नहीं हुआ। लोअर सर्किट लग रहा है, चल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन मार्केट बंद नहीं हुआ। हमारा तो एक सिद्धांत है और हम एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। बाजार ऊपर जाएगा तो भी हम कमाएंगे, बाजार नीचे आएगा तो भी हम कमाएंगे। हमें मतलब नहीं है बाजार कहाँ जा रहा है। आप कमाओगे तो आप टैक्स दोगे ना यार। तो आप क्यों इसमें लगे हो कि ताई क्या कमा रही है? अरे आप क्या कमा रहे हो, आप उसको देखो यार, उसका तो काम है लेना। वो भी कौन सा अपने लिए ले रही है? देश चल रहा है सर उससे। स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा चीज मारती है वो है पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट। लोगों को लगता है स्टॉक बता दो, स्टॉक बता दो, स्टॉक बता। स्टॉक बताने से कुछ नहीं है। आप दिल्ली से चले और आपको जाना है लंदन, जहाज तो आगे अमेरिका भी जा रहा है, अब आप थोड़ी चले जाओगे। आपको लंदन तक जाना है, आप लंदन उतर जाओ, उसके बाद साला ऐसी तैसी में जाए, मुझे क्या मतलब। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द जर्नी एंड डेस्टिनेशन। ये 100 करोड़ जो बड़ा नंबर लगता है ना, बहुत आसान है, और सबसे बड़ी आसानी ये है हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंसान के पास इमेंस कैपेसिटीज है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल। रिसेंटली हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा प्लंज आया है ना। मार्केट बहुत गिर गई है, हम सब बहुत घबराए हुए से है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी घबराहट को थोड़ा सा कवर करने के लिए एक ट्रेडर के साथ बैठा जाए और समझा जाए कि अभी भी कितनी कॉन्फिडेंस बाकी है इस मार्केट में, राइट। तो उसी के लिए आज हमारे साथ हैं दीपक वाधवा जी। हम सब उनको जानते हैं, हमने उनकी कितनी वीडियोस देखी है, कितने पॉडकास्ट सुने हैं, तो वही हमारे साथ है। तो लेट्स वेलकम दीपक वाधवा जी टू द शो। नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार एवरीवन। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आके बैठने के लिए। माय प्लेजर। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। तो मैं कुछ शुरुआत करता हूँ कुछ रैपिड फायर से, थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं ताकि लोगों को इंटरेस्ट बने। आप अपने आप को इन्वेस्टर मानते हैं या ट्रेडर? ट्रेडर। आप बैंक निफ्टी चूज करेंगे या निफ्टी चूज करेंगे फॉर एफएनओ ट्रेडिंग? बैंक निफ्टी। एफएनओ या क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो आज की डिमांड है, नीड ऑफ द आवर। अच्छा, ठीक है। आप स्टॉप लॉस में बिलीव करते हैं? 100%। ओके। आपका कोई एक एडवाइस जो नई जनरेशन जो एफएनओ को शॉर्टकट मानती है? स्टे अवे फ्रॉम एफएनओ। सर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इसी के ऊपर ना। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि जो अब आपने चीज़ें बोली हैं ना, उसी से शुरुआत करते हैं। मैं इसको ऐसे बोलूँगा जेनजी लोगों के लिए, हाँ जी, कि कैसीनो नेवर लूजेस। बिल्कुल। तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप कैसीनो खेल रहे हो। तो आप जीतोगे या नहीं जीतोगे, कैसीनो नहीं जीत हारेगा। बिल्कुल। तो बस बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। सर शुरुआत वहीं से करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने जो आपसे रैपिड फायर में पूछा था, आप इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडर है? आपने कहा ट्रेडर। तो ऐसा क्यों मानते हैं कि आप ट्रेडर है, इन्वेस्टर नहीं है? देखिए, इन्वेस्टर क्या होता है कि उसने आज लिया और वो कम से कम उस सौदे को, चाहे जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल। हम एक कंपनी लेते हैं रिलायंस को। हाँ बिल्कुल। हम रिलायंस को इसलिए बात नहीं करेंगे, हम रिलायंस को इसलिए बात करेंगे, वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और सब जानते हैं। सब जानते हैं। तो मान लीजिए मैंने रिलायंस का एक शेयर लिया। हाँ जी। और मैंने इसे 1 महीने से लेके 1 साल तक कुछ रखा अपने पास। धीरे धीरे ये पका। मान लो मैंने 100 रुपये पे लिया, अब मैं 105 आया तो भी बैठा हूँ, 110 आया तो भी बैठा हूँ। मैंने एक टारगेट भी फिक्स कर दिया कि 120 पे निकलूंगा। बिल्कुल। अब वो 1 साल में आए, 1.25 साल में आए, 1.5 में आए, या 1 महीने में आ जाए। हाँ। मैं निकला तो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। हाँ जी। ठीक है। अब मैंने सुबह 9:15 बजे या 9:30 बजे लिया 100 रुपये का,
और 3:30 बजते बजते तक मुझे 1 रुपया मिल रहा है, मैं निकल गया, कल की मैं कल देखूंगा, तो मैं ट्रेडर हूँ। अच्छा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। इन्वेस्टर का माइंडसेट, इन्वेस्टिंग का माइंडसेट, एक ट्रेडर का माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है। ओके। हमें आज या बहुत ज़्यादा हुआ कल, या नहीं तो अगले बुधवार बृहस्पतिवार तक हिसाब किताब चाहिए अपना। अच्छा। हमें इससे ज़्यादा सौदा कैरी ही नहीं करना, ठीक है। अगर हमारा सौदा कोई 10 दिन चल जाए तो आप समझ लो हमारे सिर पे बर्डन आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो मार्जिन भी गेम है। और अभी मैं उस पर ही आ रहा हूँ। हाँ व्हेन वी डू इन्वेस्टिंग, हाँ हाँ, वी आर प्लेइंग विद आवर ओन मनी। बिल्कुल। व्हेन वी डू ट्रेडिंग, वी आर हाईली लेवरेज्ड। राइट। तो जब आप लेवरेज लेके कोई काम कर रहे हो तो आप ट्रेडर हो। इन्वेस्टर तो इन्वेस्टिंग ही करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जानना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए कि अच्छा इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है। जी। अभी क्या है ना, आजकल पिछले 3-4 महीने में हमारी स्टॉक मार्केट एक अलग ही रुख पे जा रही है। हम कह रहे हैं बियरिश 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 बियरिश, राइट। तो उससे बहुत सारे लोग डरे बैठे हैं, जो इन्वेस्टर भी है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, और ट्रेडर्स ने तो बहुत पैसा लूज़ भी किया होगा। मैं हर ट्रेडर की बात नहीं कर रहा, बट क्योंकि जैसे आपने कहा कि कोई ना कोई तो लूज़ कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, तो कईयों ने लूज़ भी किया होगा। जो बुलिश बैठे थे वो बियरिश मार्केट आ गई तो उन्होंने लूज़ किया होगा, तो लोग डरे बैठे हैं। तो आपके ऐसी क्या सजेशन है उन लोगों के लिए जो इस समय मतलब इतना डरे बैठे हैं कि भाई निकल जाएं? अभिषेक, है क्या कि लोगों जो ये पिछले 4-5 साल में नई खेप आई है, मैं बोलूँगा, इन लोगों ने अभी बियरिश मार्केट देखी नहीं है। नहीं देखी। 2000 से 2008 और 2008 से 2016 वो थी बियरिश मार्केट, जहां निफ्टी 25 पॉइंट भी मूव नहीं करती थी। ठीक है, जहां लोग सारा दिन बैठे रहते थे, पता नहीं था कि क्या करेंगे। 432 रुपये पे रिलायंस लेते थे और 433 होने में जान निकाल देता था। वो थी बियरिश मार्केट। अभी क्या है, जो कोविड के बाद से आज तक, ये हम जनवरी 2025 में शूट कर रहे हैं, मार्च 2020 में कोविड आया था। हाँ जी। उसके बाद मार्केट में एक डाउनफॉल आया, और उसके बाद मैं कहूँगा आज तक भी बुल रन में हैं हम। अच्छा। ये 10% मार्केट करेक्शन को करेक्शन नहीं बोला करते। करेक्शन होती है 20%, 30% जब मार्केट गिरे तब। और अभी भी हो जाती। जो डेटा है, अगर हम उसके हिसाब से चल रहे होते तो वी मस्ट हैव करेक्टेड बाय 30% ऑलरेडी। बाप रे। FIIs ने 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा निकाला है अक्टूबर से लेके जनवरी तक। 1.5 लाख करोड़। अगर ये मंथली से 25-26 हज़ार करोड़ की नहीं आ रही होती तो हमारी मार्केट ऑलरेडी 30% करेक्टेड होती। ये तो रिटेल इतना स्ट्रांग है इस वक्त, इतनी सिप आ रही है मार्केट में, DIIs आर वेरी स्ट्रांग, कि हमारी मार्केट गिर नहीं रही। अगर इट हैव बीन ए टाइम 4 years बैक जहाँ सिप इतनी नहीं आती थी, तो हम लोग तो करेक्ट हो जाते हैं। हम लोग निफ्टी पहुंच जाती करीब 22,000 और 21,000। सर हार्ट अटैक आ जाते हैं सर कईयों को। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड लें, स्टॉक मार्केट लें, आपको बार बार दिखाया जाता है कि भाई इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज ए रिस्की बिजनेस। म्यूचुअल फंड लेते हुए ये कहा जाता है सब्जेक्ट टू मार्केट। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो जब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है और ये बात आपको पता है, तो फिर भी आप अगर पैसा लगा रहे हो तो ये कहीं नहीं लिखा कि आपका पैसा लूज नहीं होगा। भाई पैसा लूज भी होगा, गेन भी हो सकता है। और हमारा तो सेबी कहता ही है ना, जैसे ही आप अपना अकाउंट में लॉगिन करते हो एक पॉपअप आता है, 10 out of 9 people आर इन लॉस। तो ये तो सबको पता है ना लॉस हो रहा है। तो फिर भी अगर मैं कहूं कि यार मुझे लॉस हो गया, तो भाई फिर तो गलती है सर। मगर इसी में अब, क्योंकि आप ट्रेडर है माना, बट आप इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं, राइट। आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। तो इन्वेस्टर्स को नहीं इतना डरना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या होती है पहले तो आप ये समझो। अभिषेक, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते कि हमने 1 तारीख को इन्वेस्ट किया 30 को निकल गए। नहीं, वो नहीं है बिल्कुल। हमारी इन्वेस्टमेंट का जो मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए वो 3 से 5 साल होना चाहिए। सही कह रहे हैं। अगर किसी ने बिल्कुल पीक पे भी लिया होगा ना, तो अभी भी 25% से ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ उसका स्टॉक। बहुत ही कोई विरला स्टॉक होगा जो 30, 35, 50% हो गया होगा। और डालो
अगर आपके पास पैसे नहीं है डालने को, दैट मीन्स यू आर नॉट फिट फॉर इन्वेस्टिंग। अच्छा। इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि मेरे पास 100 रुपये है, मैं 50 रुपये अपफ्रंट डालूंगा, 25% तब डालूंगा जब पहला मेजर करेक्शन आएगा, फिर 25% तब डालूंगा जब दूसरा मेजर करेक्शन आएगा, और मैं इस साइकिल को राइड करूंगा आने वाले 5 7 10 साल। ये है करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है, क्योंकि मैं खुद इन्वेस्ट अगर आप 100 के 100 रुपये अपने आज डाल दोगे, तो ये किसने कहा है कि ये यहाँ से यहाँ नहीं गिरेगा दोबारा? यही पैसे आपने सारे पैसे डाल दिए होते यस बैंक में, जो किसी टाइम में 600 रुपये था और अब आ गया 6 रुपये। दीवान हाउसिंग किसी टाइम में लोग कस्में खाते थे कि HDFC के बाद अगर कोई उसमें हाउसिंग में आगे आएगा तो दीवान हाउसिंग होगा, वो ख़त्म हो गई कंपनी। तो ये दूसरी चीज़, कभी भी आपको एक स्टॉक में यू डोंट हैव टू पुट मोर देन 5% ऑफ योर कैपिटल। ये भी पोर्टफोलियो का रूल है। ये रूल क्यों बना? मेरे पास 100 रुपये हैं, मैंने 10 रुपये एक ऐसी कंपनी में लगाए जो कि ज़ीरो हो गई, तो मेरे 90 रुपये की अगर मैं FD कराऊंगा तो 6-7% जो मुझे मिलेगा, तो 1 साल बाद मैं कहीं अपनी कैपिटल को उस लेवल पे ला पाऊंगा। बिल्कुल। इसलिए मुझे 5% 7% से ज़्यादा एक कंपनी में पैसा नहीं लगाना। सो थिंग्स आर देयर बट नो वन फॉलोज। अब ये तो भाई देखो, आग में हाथ दोगे तो हाथ तो जलेगा। सर क्योंकि मैं आपसे बिहाइंड द सीन बात कर रहा था, तब आपने भी कहा कि आप कॉलेजेस में जाते हैं तो देखते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है ना, उनको शॉर्टकट चाहिए जी हर चीज़ का। और वो तभी, जैसे जो आपने कहा कि सेबी भी बोलता है 10 में से 9 लोग नुकसान उठाते हैं ट्रेडिंग में, और FNO ट्रेडिंग की स्पेसिफिकली बात कर रहे थे आप मेरे ख्याल से उस समय पर। तो ये शॉर्टकट जो है ये कितना बुरा है और कहाँ ले जा सकता है लोगों को? अभी अभिषेक, मेरे पास आज से करीब 2 महीने पहले एक सज्जन आके मिलते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हाँ, कैमरा पे। ही वॉज लिटरली क्राइंग, ब्लीडिंग, खून के आंसू रो रहे थे। वो 4.25 करोड़ के लॉस में बैठे थे। बाप रे। और 4.25 करोड़ के लॉस के बाद वो मुझसे एक सवाल उन्होंने पूछा, बाय गॉड मेरे को ऐसा लगा कि आई शुड बैंग माई हेड ऑन द वॉल। वो मेरे से कह रहे थे कि सर बस आप मुझे इतना बता दो कि बाजार ऊपर जाता है तो कॉल ऊपर जाती है या पुट ऊपर जाती है, बस इतना मुझे सिखा दो आप, मैं सर ये बाजार से पैसा वापस ले आऊँगा। भाई तूने 4.25 करोड़ रुपए खो दिए, तुझे यही नहीं पता कि कॉल और पुट चलती कैसे है? तो आप इसका मतलब एक चीज समझो कि जो लोग लॉस कर रहे हैं उनमें से 1% लोग भी ऐसा नहीं है जो एजुकेट, जिन्होंने अपने आप को किया हो। मैं भी लॉस मेकिंग ट्रेडर था आज से 5 साल पहले तक। सही बात। बट आज हिंदुस्तान में जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि मैंने कम से कम 40 लोगों से जाके सीखा है। जो सिखाने वाले हैं शायद वो भी देख रहे हैं। हाँ जी। कोई ये नहीं कह सकता कि दीपक वाधवा हमारे पास नहीं आया था। भाई आप कोई नई चीज़ कर रहे हो, आपको पता है नहीं, यू आर प्लेइंग विद मनी। और ये तो गेम ऐसा है कि यहाँ रॉ मटेरियल भी पैसा है, फिनिश्ड गुड्स भी पैसा है, ट्रेडिंग भी पैसा है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी पैसा है, ऑपरेटिंग कैपिटल भी पैसा है, सब कुछ ही पैसा है ना। तो हमेशा जब आपका रॉ मटेरियल और आपका फिनिश्ड गुड एक ही प्रोडक्ट होता है, देन यू टेंड टू लूज मोर मनी। आप कोई सा भी बिजनेस उठा के देख लो। हम कहते तो हैं पैसे से पैसा बनता है, पैसे से पैसा जा भी सकता है। देखिए, पैसे से पैसा बनता है समझदारी से। हाँ जी। ठीक है ना। जिन लोगों के पास 4-5-10 करोड़ रुपए हैं, मैं उन्हें सिखाऊंगा ट्रेडिंग, ऐसी सिखाऊंगा कि कभी जिंदगी में लॉस नहीं होगा। खुल के ट्रेड भी करो लेकिन लॉस भी ना हो। लेकिन देयर आर सर्टेन वेज टू लर्न इट। सबसे पहली जो चीज़ मार्केट में आपको रिवॉर्ड करेगी वो आपकी पेशेंस और डिसिप्लिन है। मैं इसी बात पे आ रहा था। आज ही मार्केट खत्म नहीं होगा, मार्केट चलता रहेगा। कोविड आया, सारी दुनिया के सारे बिजनेसेस बंद हो गए, मार्केट एक दिन भी बंद नहीं हुआ। लोअर सर्किट लग रहा है, चल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन मार्केट बंद नहीं हुआ। सही बात।
जो लोग वर्क फ्रॉम होम थे सबने अकाउंट खुलवा लिए, लेकिन तो- मार्केट बंद नहीं हुआ। सर इस आपने जो 4 साल बोले, इस 4 साल में हमारे डीमैट अकाउंट की Yes. संख्या देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तभी तो जीरोधा जैसी कंपनी जो आई और यूनिकॉर्न बन के और कहाँ खड़ी है आज। तो दोस्तों कुल बात समझने वाली ये है, लॉस वो लोग ले रहे हैं जो समझ के सीख के नहीं कर रहे हैं। सीख के करिए, लॉस नहीं होगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, आप सब शुरू में गाड़ी चलाते हैं तो आप स्टीयरिंग यूँ पकड़ते हैं, फिर आपको गियर देखना होता है, आप यहाँ गियर देखते हैं, फिर आप पकड़ते हैं, फिर ब्रेक लगानी होती है नीचे देखते हैं। लेकिन आफ्टर 5 years ऑफ प्रैक्टिस, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं लगता मैं कब अपने घर से नोएडा ऑफिस पहुँच गया और मैंने गाड़ी में क्या क्या मूव करे, मेरे लिए मतलब इट इज़ इमैटीरियल। मैं ध्यान भी नहीं देता, मसल पावर है सर। क्योंकि वो जो है मेरे रिफ्लेक्सेस अपने आप उस तरह से काम करने लगते हैं। सो जब गाड़ी चलाने में आपके रिफ्लेक्स कर रहे हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और आप सीख के करेंगे तो एक पॉइंट के बाद आपके स्टॉक मार्केट में भी रिफ्लेक्सेस वैसे ही काम करने लगेंगे। सर ये जो ये फॉल है, जैसे आपने कहा, नया तो है नहीं। हमने इतना बड़ा विंडो देखा था जब रिलायंस का शेयर मूव ही नहीं होता था, जो आपने तो एक आर्बिट्री वैल्यू ली थी, बट मैंने तो उस समय देखा है मूव भी नहीं होता था। मतलब 6-8 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया था उसने। नया तो है नहीं। तो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या है इस पीरियड में, जब ये हम इस मार्केट में बैठे हैं? देखो अभिषेक, सीधी सी बात है, हमारा तो एक सिद्धांत है और हम एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। बाजार ऊपर जाएगा तो भी हम कमाएंगे, बाजार नीचे आएगा तो भी हम कमाएंगे। अच्छा हमें मतलब नहीं है बाजार कहाँ जा रहा है। अच्छा। मुझे मेरे अंदर नॉलेज होनी चाहिए कि बाजार ऊपर जाए तो मुझे बता के जाता है। मुझे बाजार बताता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ भाई, और जब बाजार नीचे आ रहा होता है तो भी मुझे बताता है कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ। डेटा को समझना पड़ेगा, पढ़ना कोई पड़ेगा। डेटा नहीं समझना पड़ेगा, चार्ट लगाओ, सामने हाँ, बता रहा है ना, हाँ, चार्ट में ऐसे कैंडल गिर रही है, तो जो बात मुझे बता रहा है वो आपको भी बता रहा है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। कोई छुप के नहीं जाता। नहीं, वो तो सबके लिए सेम है। कोई ये ऐसा डेटा नहीं है कि कल जीडीपी का डेटा आएगा तो हमें नहीं पता कि फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या बजट में क्या चीज़ आने वाली है, हमें नहीं पता। नहीं, बिल्कुल। लेकिन चार्ट में जो दिख रहा है वो तो बता के ही जा रहा है ना। मैंने अच्छा, और अगर चार्ट भी नहीं आता देखना, भाई 100 की चीज ली, 95 आ गई, निकलना है ना, खत्म बात। 5% ऐसे ले लिया। अगर मैं 100 की चीज में 60 तक बैठा रहूं और फिर फोन करूं, दीपक भाई बता दो, या अभिषेक भाई बता दो, या रामलाल बता दो, या श्यामलाल बता दो, तो भाई 60 पे तो हमारी तो एंट्री हो रही है। आपके पास अब पैसे ही नहीं है घुसने के। तो कुल मिला के बात यह है कि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और नॉलेज लेना कोई, मैं कहता हूँ, शर्म की बात नहीं है। मैं 40 साल का था जब मैं अपने बच्चों के साथ बैग उठा के, 42 साल का, मैं वो स्कूल कॉलेज जाते थे और मैं उनके साथ लर्निंग के लिए जाता था। सुबह 9 बजे निकलता था, 4 बजे तक मैं किसी के यहाँ बैठ बैठ के सीखता था। तो कोई इसमें शर्म की बात नहीं है अगर आप कुछ सीख रहे हो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। और सर, मतलब मैं आपके थ्रू सब अपनी सारी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ट्रेडर्स ने पढ़ाई नहीं कर रखी होती, राइट? सर, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? देखिए जी, मैं पहले हायरार्की में बता देता हूँ। ग्रेजुएट हूँ। हाँ जी। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, यानी MBA फाइनेंस हूँ। हाँ जी। और डॉक्टरेट भी हूँ। सर, वही मैं बताना चाह रहा था। सबको लगता है कि यार ये तो सट्टा है, कोई भी खेल लेगा वहाँ बैठ के। सट्टा उनके लिए है जो बगैर जाने समझे बूझे ट्रेड लेते हैं। तभी मैंने शुरू में बोला था, कैसीनो नेवर लूजेस। हाँ। अगर आप इसको प्रॉपर नॉलेज लेके करेंगे तो देन इट इज़ ए साइंस। प्रॉपर साइंस है ये। कौन सी कॉल बढ़ेगी, कौन सी घटेगी, कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, स्पॉट चलेगा तो कितनी चलेगी, ये सब एक साइंस है। सब चीज़ के फॉर्मूले हैं, सब चीज़ मैथ्स में आप इसको डिकोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे कर रहे हैं कि कॉल बढ़ जाएगी, मैंने 100 रुपये की लूँगा, 500 एक ही दिन में हो जाएगी, तो भाई साहब, मैंने यहाँ लोगों के घर बर्बाद होते देखे हैं। 1-2 जरूर मैंने देखे हैं ट्रेडर अच्छे, जिन्होंने कॉल बाय करके या पुट बाय करके और बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। रियली दे आर वंडरफुल पीपल। बट 90% लोग, 93% लोग पीपल आर लूजर्स। और जो 7% है वो भी बड़ा एनकरेजिंग आंकड़ा नहीं है। वो 7% में 1% लोग 50% लोग ऐसे हैं
जो कि एफडी की रिटर्न को बीट नहीं कर पा रहे। बाकी जो 50 बचे हैं, उस 50 में से 30% लोग ऐसे हैं जो इन्फ्लेशन को बीट करने में कामयाब हैं और केवल 1 या 2% लोग ऐसे हैं जो 20% और 25% से ऊपर मुनाफा कमा पा रहे हैं। सर ये तो आता ही है ना कि मैक्सिमम पैसा तो टैक्स में चला जाता है, यदि आप उतने देखो, कम ऐसा उतने है कम कि- स्टॉप लॉस पे खेल रहे हो। नहीं, मैं अभिषेक इसमें एक बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं अपने देश से और अपने सिस्टम से बहुत प्यार करता हूँ। और दुनिया में आप कहीं चले जाओ, एक आध जगह को छोड़ के, दुबई या इधर उधर, बाकी सब जगह टैक्स देना पड़ता हाँ है जी। और इतना ही देना पड़ता है जितना हम यहाँ दे रहे हैं। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि यूएस में 18% टैक्स है, हमारे यहाँ 30 है, या सिंगापुर में 18 है, हमारे यहाँ 30। सब जगह 30% के आसपास ही है। कहीं 2-5 ज़्यादा है, कहीं 2-5 कम है, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। हाँ जी। टैक्स आदमी को देना चाहिए, ईमानदारी से देना चाहिए और भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं अभी 1 करोड़ कमा रहा हूँ, कल मैं इतना सक्षम हो जाऊं कि भगवान ये 1 करोड़ रुपए टैक्स दूं। जितनी भी स्कीम्स है तभी तो चल रही है। आज आदमी को फैसिलिटी सारी चाहिए, देना कुछ है नहीं। बहुत सारे लोग, मतलब मैं देख रहा हूँ, जबकि ये गवर्नमेंट का ही डेटा कह रहा है, लोग कमा रहे हैं लेकिन वो रिटर्न कितनी 3 लाख 4 लाख 5 लाख ये वो मिनिमम की भर रहे हैं, सिर्फ फॉर द नेम सेक के भर रहे हैं, इसलिए भर रहे हैं। हाँ जी। अरे देश को कंट्रीब्यूट करो, जब देश वापस देगा तो आपकी आगे वाली नस्लें सुधर जाएंगी। सर वो तो हमने देखा है पिछले 10 साल में जो स्टॉक मार्केट ने जो रैली दिखाई है वो क्यों दिखाई है? यस, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करा है, कंपनीज अच्छा कर रही हैं, गवर्नमेंट कंपनीज PSUs के तो स्टॉक्स मतलब स्काई रॉकेटेड। तो वही है, आपने पैसा दिया, गवर्नमेंट ने आपको बना के देखो, ये दिया। सीधी सी बात है अभिषेक, आप चाहे किसी भी देश में रहते हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, कॉमर्स मिनिस्टर हो, कोई भी हो, अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देगा। नहीं। आप उन्हें 100 रुपये देंगे, वो 20 रुपये अपने पास रखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरी को भी चलना हाँ है। जी। 80 रुपये वो देश की विकास में लगाएंगे। वो 80 रुपये जब लगेंगे देश के विकास में, मैं ये सोचता हूँ कि ये 80 रुपये से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होना। भाई साहब, जब मेरे घर के आगे से सड़क बन के गई ना, तो जो प्लॉट मेरा 2 लाख का नहीं बिकता था, आज 2 करोड़ का बिक रहा है। आप कह रहे हो कि देश ने आपके लिए क्या किया? अरे 2 लाख वाली ज़मीन आपकी 2 करोड़ में बिक रही है, और क्या जान लोगे किसी की? सही बात है, सोचते नहीं ना सर। लोग ये कह रहे हैं, किसान कहते हैं कि हमें वो नहीं मिला और ये नहीं मिला और मुआवजा नहीं मिला और फलान। अरे आप ये देखो कि आपका ओवरऑल विकास कितना हुआ है। आज से 25 साल 30 साल पहले अगर आपकी लैंड और एक्विजिशन और सबकी हम एक नेट वैल्यू निकालते थे 20 लाख 50 लाख रुपए, आज आप 50 करोड़ पे हो, तो क्या देश के साथ विकास नहीं हुआ आपका? बिल्कुल। आज अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये हमारे पड़ोस में जेवर है। हाँ हाँ। ठीक है, आज से 25 साल पहले 20 साल पहले कौन पूछ रहा था जेवर गांव को? आज वहां पे सोना उगल रही है जमीन। क्यों? 50 लाख रुपए बीघे का रेट हो गया, जहां 2.5 लाख रुपए बीघे में भी कोई लिबाल नहीं था। अब आप ये सोचो, इससे क्या विकास होएगा? जिसकी जमीन मुआवजे में आ गई, जिस पे एयरपोर्ट बन रहा है, उसको तो पैसा मिल गया। जिसकी नहीं आई, वहाँ होटल बनेंगे, एरो सिटी बनेगी, सिनेमा घर बनेगा, पूरी एक अच्छी सिटी डेवलप होगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो इसका मतलब सब कुछ आएगा वहाँ पे। आज जो चीज़ें दिल्ली में हैं, एरो सिटी है, आसपास इतनी सारी मार्केट हैं, इतने सारे होटल्स हैं, वो सब वहाँ भी आएंगे। ठीक है, इट विल टेक 10, 15, 20 ईयर्स, बट दे विल कम। तो क्या वहाँ के लोगों का ऑटोमेटिक विकास नहीं होगा? अब आपके आसपास मान लो 50 5 स्टार होटल खुल गए, तो क्या आपके लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी वहाँ? क्या आप लोगों का शहर का डेवलपमेंट नहीं होगा? क्या अभी जो 50 लाख रुपए बीघा ज़मीन बिक रही है, वो कल 4 करोड़ रुपए बीघा नहीं बिकेगी? फिर तो ये कैसी बात हो गई कि साहब विकास नहीं हो रहा? अरे विकास जब देश का होता है, सबका होता है। और जो लोग टैक्स जमा कराते हैं, जब उस टैक्स से लोग गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंट करती है, सबका विकास होता है उसमें, केवल एक आदमी 2 आदमी का नहीं होता। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी लोगों को। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पॉइंट उठाने के लिए। हो सकता है कि जितने भी लोग देखे, शायद वो पम्प्ड अप हो कि हाँ, उससे कहीं ना कहीं हमको रिटर्न मिलेगा, तो हमें टैक्स देना चाहिए। सर इसी के साथ हमने बात करी थी, जैसे आप FNO ट्रेडिंग की, आपकी बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि क्या टेक्निक होनी चाहिए। कोई एक ऐसी टेक्निक जो आप हमारे साथ, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो? कोई भी ट्रेड लें, ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा लॉस क्या है। स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हो या हेज हो। हाँ जी।
अगर पोजीशनल है तो हेज होना चाहिए साथ में। अच्छा। जिस चीज़ में आप हेज नहीं ले सकते, जिस चीज़ में आप लॉस डिफाइन नहीं कर सकते, वो मेरे को चाहिए ही नहीं। अच्छा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई एक ABC कंपनी है जो स्मॉल कैप में है, जो मुझे लगता है यहाँ से 4 गुना हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है लेते वक्त, होती नहीं है, ये तो एक अलग स्टोरी है। लेकिन मैं सुना के कहीं से आता हूँ कि ये स्टॉक ले ले यार, अभी ये 50 रुपए का है, ये 500 हो जाएगा, और वो 50 वाला क्या होता है 7 रुपए पे डोल रहा है। सर मैंने भी ऐसा बहुत पैसे कमाए हैं। ठीक है। तो आपने कोई हेज नहीं लिया, सारी कैपिटल आपकी खत्म हो गई। इससे बेटर है कि जो सबसे बड़ी टॉप 10 कंपनी है उसमें पैसा लगाओ। एक, वो कितनी ही गिरावट आ जाए 20-25% से तो ज़्यादा नहीं गिर सकती। हाँ जी। क्योंकि क्या है, वो निफ्टी की कंपनियां हैं। हाँ जी। राइट। आज रिलायंस गिरेगा तो कोई 90% थोड़ी गिर जाएगा, 10-20% पे कहीं ना कोई आ जाएगा उसे लेने, क्योंकि अच्छी कंपनी है, किसी को वैल्यू दिखने लगेगी। जैसे अदानी हुआ था सर, वो तो हमारे पास अदानी सबसे हुआ, बड़ा, हाँ। इतना बड़ा अभी मतलब करंट का एग्जांपल है जी, हमारे जी, पास। जी। तो हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट ने तहलका है। मचाया, लोगों ने फिर खूब पैसा कमाया फिर उसमें। वैल्यू बाइंग हो गई वहाँ। हाँ बिल्कुल। तो आप बड़ी कंपनियों में जब पैसा लगाते हैं, पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन गारंटी होती है कि 2-5-10 साल में आपका पैसा बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। हाँ जी। लेकिन जब आप ये छोटी और स्पेकुलेटिव कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई गारंटी नहीं होती। आपके 1 लाख सुबह आप उठे, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये बात एक बार मैं भी फंस गया था ऐसी कंपनी में। मुझे कोई एक आदमी आके बोला, जी ये देखो शेयर बहुत ऊपर जा रहा है और इसमें रोज़ ऊपर का सर्किट लग रहा है। वो कंपनी थी जी क्वालिटी डेयरी। अच्छा। तो वो हम देख रहे थे 80 रुपये से बढ़ते 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 250 रुपये पे आके उस पर रोज़ अपर सर्किट लगता था। हमने एक दिन उसे 250 रुपये पे खरीद लिया, ग्रैब कर लिया। उस दिन उसमें लोअर सर्किट लगा, और जब तक वो 35 रुपये नहीं आ गई लोअर सर्किट लगा रहा, और हम फंसे रहे क्योंकि हमें अज्ञानता थी, और हमें किसी एक्स ने बोल दिया था कि जी ये 500 रुपये जाएगा, 1000 रुपये जाएगा, ये तो अमूल में मर्ज हो रहा है, ये फलाने में हो रहा है, ये ढिमकान हो रहा है। आदमी आ जाता है, कन्विंस हो जाता है। उस दिन कानों को हाथ लगाया कि भाई साहब कोई कुछ भी हो जाए, कोई कितना ही ज्ञानी आदमी हो, भाई साहब नहीं लेना। सर वो तो ठीक है, कुछ एफएनओ की कोई आपकी कोई एक ट्रिक हो जहाँ पे मैं हेज करिए। एफएनओ में भी हेज करूँ। एफएनओ में ही हेज कर सकते हो आप, स्टॉक को तो हेज ही नहीं कर हाँ, सकते। नहीं, वो जो मतलब जैसे आपने कहा बैंक निफ्टी, अब मैंने बैंक निफ्टी उठा ली, बैंक निफ्टी ले लिया आपने। अगर आपको डर लग रहा है या आपको ये नहीं पता है कि क्या करना है, आप हेज करके बैठ जाओ। 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, बाजार ऊपर जाएगा ही जाएगा। क्योंकि बाजार की एक क्वालिटी है कि बाजार तो ऊपर जाएगा, और आप इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो तो जीरो तो होगा नहीं ये इंडेक्स कभी। आपको पुट का खर्चा हर महीने देना पड़ेगा, लेकिन आपका एट दी एंड कहीं ना कहीं पैसे आप बचा के निकलोगे। अच्छा, सही है सर। जैसे आपने कहा, हमने भी बात करी और आपको भी बहुत सारे, हाँ आपने तो ट्रेडिंग बहुत लेट स्टार्ट करी। जैसे आपने बताया कि जब आपके बच्चे स्कूल जाते थे आप बैग उठा के सीखने जाते थे। आजकल की जो यंग जनरेशन है वो तो अभी से करना चाहते हैं कि उन्होंने बैग उठाया, कॉलेज जा रहे हैं और वो अभी से एफएनओ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो क्योंकि सबके आजकल अकाउंट खुल गए हैं स्टॉक मार्केट के, सबको लगता है पैसा बहुत है तो अपने एफएनओ खेलेंगे क्योंकि ईजी मनी है। उनके लिए कोई एक राय अदर देन एजुकेशन? देखो जी, ऐसा है, जिसको लगता है पैसा कमाना आसान है, हाँ। वो अपने पिताजी या फैमिली का नाम हटाए और फिर कमाए। ठीक है ना, फिर पता लग जाएगा कि आसान है या मुश्किल है। और अगर आपको आसानी से तब मिल जाता है तो फिर भगवान का शुक्र करो और उसी टेक्निक से कमाते रहो जिससे कमा रहे हो, आपके लिए काम कर गई बस। हमने जब शुरू में रैपिड फायर किया था तो सर आपसे पूछा था एफएनओ या क्रिप्टो करेंसी। आपने कहा आजकल की डिमांड है क्रिप्टो में आप बिलीव करते हैं? देखो जी, मैं पहले बिलीव नहीं करता था। मेरे जो कुछ पीछे के पॉडकास्ट हैं उसमें लोग ट्रोल भी कर सकते हैं मुझे कि सर पहले तो कहते थे कि क्रिप्टो अच्छा नहीं है और अब आज कह रहे हैं अच्छा है। हाँ। देखो दोस्तों, समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। पहले 2000 का नोट चलता था, आज 500 का चलता है। हालांकि वैल्यू पहले जितनी 2000 की थी आज 500 की उतनी है। हाँ जी। पहले क्रिप्टो इंडिया में FIU कंप्लायंट और लीगल नहीं थी। आज गवर्नमेंट ने लीगल कर दी है, इसलिए मैं क्रिप्टो करता हूँ। अच्छा। पहले गवर्नमेंट ने कहा ये लीगल नहीं है, मैंने बंद कर दी।
कल को गवर्नमेंट कहेगी कार पे चलना इलीगल है तो मैं बोलूँगा जी कार ठीक नहीं है। कल को गवर्नमेंट कहेगी जी सब कर के आगे हवाई जहाज होना चाहिए तो सब लेंगे, मैं भी लूँगा। सो पीपल शुड अंडरस्टैंड कि मैंने क्यों ऐसा बोला और क्यों मैं आज बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। क्रिप्टो देखिए, कोई भी नई चीज़ होती है, आज से 20 साल पहले हम चले जाएं तो बिटकॉइन $1 का था, आज $1,00,000 क्रॉस कर चुका है। ठीक है, कल भी $1,05,000 अभी करंट में चल रहा है। तो इमेंस वेल्थ लोगों ने बनाई है, यानी कि आपके 42 रुपए 1 करोड़ के आसपास पहुंच गए। आप सोच सकते हो, केवल 42 रुपए, उस वक्त डॉलर 42 रुपए का था, हाँ जी। आज 1 करोड़ का हो गया। अगर मैंने उस वक्त 100 बिटकॉइन ले लिए होते 4200 रुपए के, तो मेरी तो कई जनरेशन्स को काम ही नहीं करना पड़ता। सेकेंडली, इट इज़ ए न्यू फॉर्म ऑफ करेंसी। ठीक है, इन द एज ऑफ नाउ नो वन इज यूजिंग इट एज करेंसी, लेकिन आप एक सिस्टम को समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूँ कि अभी एक कंपनी है रिलायंस, ठीक है, एक वो प्रोडक्ट बना रही है जो ऑयल है या जो भी है उसका, ठीक है। अब उसका एक शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, जिसको कि हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, और शेयर ट्रेडिंग हो रही है और शेयर है। ऐसे ही हम बात करते हैं एक कंपनी की, बिटकॉइन को छोड़ देते हैं इसमें, लेकिन अदर देन बिटकॉइन सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे इथेरियम इज ए प्रोजेक्ट, पॉलीगन इज ए प्रोजेक्ट, सोलाना इज ए प्रोजेक्ट, या ब्लॉकचेन्स हैं, इस पे बहुत सारा काम हो रहा है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पॉलीगन या मैटिक जो है, उसका एक करार हुआ है जियो के साथ 2 दिन पहले, और जियो ने एक जियोस्फीयर करके वेब ब्राउज़र प्लस जियो कॉइन भी लॉन्च किया है, विच इज होपिंग इट इज गोइंग टू बी ए क्रिप्टो कॉइन। फिर पॉलीगॉन ने ही रेलवे में टिकटिंग के ऊपर काफ़ी काम किया है, एंड अभी पायलट प्रोजेक्ट है ये कुंभ का। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो दे विल बी, तो अभी जो टिकटिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं वो तब शायद ब्लॉकचेन पे आने पे और बेटर हो जाएंगी। तो क्या है, ये ब्लॉकचेन सिस्टम इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय सो मेनी थिंग्स। बैंक आजकल ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं बिकॉज इट इज अ वेरी सिक्योर वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तो क्या है, इट इज ए न्यू टेक्नोलॉजी। हो सकता है कल को जीरो हो जाए, मुझे नहीं पता। हाँ जी। हो सकता है कल को ये मल्टी बिलियनियर वो हो जाए, मुझे नहीं पता। आज की तारीख में बिटकॉइन की मार्केट कैप इंडिया की मार्केट कैप के बराबर है, और इंडिया की जीडीपी के बराबर है। यानी कि इंडिया की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है, ये 3.2 कुछ कल हो गई है। सो ऑलमोस्ट एक कंट्री के बराबर की मार्केट कैप केवल एक कॉइन की है। बाकी सबकी मिला लो तो कितनी हो जाएगी। सेकेंडली, अब गवर्नमेंट्स इस पे अपना ट्रस्ट दिखा रही हैं। अच्छा। जैसे कि ETF आ गया, बिटकॉइन का, इथेरियम का आ रहा है, चेन्स, ब्लॉकचेन्स यूज होने लगी हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस ला रही हैं। तो आप केवल उतना पैसा लगाइए क्रिप्टो में जितना कि जीरो हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े। अच्छा, बट अब इतना कॉस्टली हो गया, जैसे आपने कहा हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलरली बिटकॉइन की बात करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अभी तक जिसने जीता है वो बिटकॉइन ने जीता है। उसके बाद एथरम आता है, आई थिंक, है ना। तो अब इतना महंगा हो गया, तो मैं कुछ खरीदूंगा भी, तो लेट्स से मैंने अब $100 भी लगाए, 1 लाख की प्राइस है, मैंने $100 लगाए, तो $100 मेरे कितने हो जाएंगे? अब वो तो 1 लाख नहीं होएगा ना। देखिए, ऐसा है कि क्रिप्टो का एक वो है कि यू आर नेवर लेट। अच्छा। बाजार जब भी एक हाई बनता है तो उसके बाद करेक्शन भी 50% की आती है। हाँ जी, वो बिटकॉइन में भी देखी है हमने। ठीक है, और हमने कई सालों से देखी है ये बात। 7,000 से $1,000 आ गया था, फिर 14,000 पहुंचा, 14,000 से फिर $2,500 आ गया, फिर 20,000 पहुंचा, 20,000 से फिर $4,000 आ गया था। ये मैंने साइकिल अपने आप देखी है, और तब से मैं देख रहा हूँ। क्योंकि आपने कहा मैं डरता था, मैं करता नहीं था। नहीं, मैं करता भी था। अच्छा। तब इंडिया में लीगल था ये। अच्छा। तब मैं कर रहा था, फिर बीच में इलीगल हो गया, हमने बंद कर दिया। अच्छा। अब दोबारा लीगल हो गया, हमने फिर शुरू कर दिया। अच्छा। फिर 14,000 से ये 1,500 आ गया। उस वक्त बहुत लोग बर्बाद हो गए, सबने छोड़ दिया करना।
फिर कोविड में ये फिर से 20,000 आया, 20,000 के बाद फिर 8-9 हज़ार आ गया था। तो फिर क्या हुआ, ये इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है। अभी जब ये 1 लाख हो गया था, उसके बाद भी 60,000 कितना 70,000 कुछ आ गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये दोबारा आएगा, दोबारा मौका मिलेगा। और अगर नहीं मिलता हाँ जी, तो हमें कोई ज़रूरी, डॉक्टर ने नहीं कहा कि $60,000 का या $1,00,000 का ही पूरा बिटकॉइन लेना हाँ है। मैंने कहा $100 लगा सकता हूँ मैं। भाई मैं तो डेसिमल के बाद 5वां हिस्सा भी ट्रेड हो रहा है। हाँ मैं $100, $2,000, $5,000 जो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है, जिसको कि मेरे को कभी यूज़ ही नहीं करना, वो मैं लगाता हूँ। अगर ये यहाँ से जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अभी तो बिटकॉइन ने शुरू किया है, ये तो $1 बिलियन और $1 मिलियन भी जाएगा। अच्छा, जा सकता है, मुझे नहीं पता। हाँ किसी को नहीं पता सर, वो तो किसी चीज़ के लिए नहीं ठीक पता। है, अगर जाता है तो मेरा तो $100 ही वहां पहुंच जाएगा $1,00,000 पे। मुझे क्या जरूरत है? ठीक है, तो आपको सिर्फ यू हैव टू यूज इट एज ए मीडियम ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितनी रिटर्न आएगी ये हमें नहीं पता, किसी भी चीज़ में नहीं पता। तो कम से कम हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक अंडरलाइंग वैल्यू तो है एसेट की। क्यों? पॉलीगन आज कॉइन वो हो रहा है, उसकी कंपनी नहीं है? इथेरियम की प्रोजेक्ट्स नहीं रन हो रहे? सोलाना पे इतने कॉइन, मीम कॉइन सारे सोलाना पे हैं, तो वो कंपनी नहीं चल रही? कहीं ना कहीं उनका भी तो वो है ना, रेवेन्यू बिजनेस। सर क्या बिटकॉइन का रेवेन्यू इतना है कि वो एक, बिटकॉइन इज ओनली अ कॉइन, बिटकॉइन का रेवेन्यू नहीं है। हाँ तो वही है ना फिर वो उसका तो कोई लेकिन अंडरलाइंग। बिटकॉइन के साथ एक और फायदा है ना कि बिटकॉइन 21 मिलियन ही सिर्फ प्रिंट होंगे। उसके बाद कहाँ है? हमारी पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या में 21 मिलियन क्या है? हर किसी के पल्ले एक बिटकॉइन भी नहीं आएगा। और उसमें से भी कितने लाख बिटकॉइन तो एलन मस्क और ये माइक्रो स्ट्रेटजीज, डोनाल्ड ट्रम्प और ये जो ये हैं क्या नाम है, ETF जो ये म्यूचुअल फंड्स लेके, ब्लैक रॉक, ये लेके बैठे हैं। तो हमें कहाँ मिल रहा है एक बिटकॉइन भी पूरा? तो क्योंकि अंडरलाइंग एसेट नहीं है ना, तो डर भी लगता है बिटकॉइन के लिए। दूसरों के लिए तो आपने कहा कि उनके बिजनेस चल रहे हैं, बट अंडरलाइंग एसेट नहीं है ना। देखो अब इतनी बड़ी कैपिटल हो गई है, ये जीरो हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जीरो नहीं हो सकती, आई विल नेवर से दैट। हाँ कोई मेरी बात पे इन्वेस्ट ना कर दे। हाँ हाँ भाई जीरो हो सकता है, मैं खुद इतने ही पैसे लगाता हूँ जितने की जीरो के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर ये जीरो होता है तो बहुत सारी कंट्रीज बर्बाद भी हो जाएंगी। जैसे हमने बात करी कि आप तो FNO में ट्रेडिंग करते हैं, आप ट्रेडर हैं। कोशिश करी मैंने कुछ निकलवाने की, बट मैं अभी तक उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेरे को यदि FNO स्टार्ट करना है तो जो जर्नी स्टार्ट करने के लिए मुझे, आपने कहा एक नॉलेज चाहिए, अब मुझे नॉलेज भी मिल गई, तो कोई एक ऐसी ट्रिक है या ऐसा तरीका है जिससे मैं FNO स्टार्ट तो कर सकूं एटलीस्ट नॉलेज के बाद? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने माइंड को ये ट्यून करें कि मैं कितना ही अच्छा ट्रेडर बन जाऊं, F&O ट्रेडिंग से मैं 1-1.5-2% से ज़्यादा नहीं कमा सकता। अच्छा, अगर आप इस ब्रैकेट को फॉलो कर लेते हैं एंड यू आर कंटेंटेड फॉर दैट प्रॉफिट। यहाँ दिक्कत क्या है, लोगों को एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट चाहिए। कई बार एक आधी बार मिल जाता है, एक बट आधी उसके बार बाद मिल गिरते भी हो। जाता है और फिर क्या होता है, पूरा घर भी बिक जाता है, बर्बादी आ जाती है। तो आपको ये समझना है कि व्हाट इज गुड लाइन फॉर यू। आप बेच के सक्सेसफुल हो, आप खरीद के हो, आप फ्यूचर करके हो, आप ऑप्शन करके हो, ऑप्शन बेच के हो, फ्यूचर खरीद के हो, या दोनों के कॉम्बिनेशन से हो, वो जो एक क्या नाम है सिस्टम है, वो आपका एक यूनिक आपके लिए है। जो चीज़ मुझे सूट करती है ज़रूरी नहीं आपको कर जाए। मैं हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ड्रॉ डाउन तक हिलूँ भी नहीं और आपको उसमें जान निकल जाए। स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मारती है वो है पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट। लोगों को लगता है स्टॉक बता दो, स्टॉक बता दो, स्टॉक बता। स्टॉक बताने से कुछ नहीं है, कुछ भी। मैं आज आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने आपको बता दिया 1200 रुपये का रिलायंस चल रहा है, ले लो। ठीक है जी, 1200 वाला रिलायंस आ गया 1100। मेरे पास 100 ही स्टॉक हैं, मेरा कितना नुकसान है? 10,000। 10,000। आपने ले लिए 10,000 शेयर, आपका कितना नुकसान है? 10 लाख का। हम दोनों के लिए रिलायंस 100 ही रुपये नीचे आया है। आपके पास थे 20 लाख रुपए, 10 लाख आपके ख़त्म हो गए। मेरे पास थे 5 लाख रुपए, मेरे तो कुल 10,000 ही जा रहे हैं। मैं यहाँ पे फिर 200 ले लूँगा। मैं अब लूँगा 200।
ठीक है जी। अब आपके पास पैसे ही नहीं है क्योंकि आप तो पहले से ही लेवरेज पे चल रहे हो। तो क्या अब यहाँ पे क्या हुआ, हम दोनों के लिए एक ही चीज़ बराबर गिरी। मेरी पोजीशन साइजिंग कंट्रोल थी, मुझे लॉस ही कम हुआ। आपने सोचा कि बस यही आज ही मार्केट बंद हो रहा है, कल तो होगा ही नहीं, सूरज उगने ही नहीं वाला कल। मेरे को काट के निकलने के लिए तो अब यू आर बाउंड, आपका ब्रोकर आपसे कहेगा सर लॉस हो गया, या तो पैसे जमा कराओ या पोजीशन काटो। 4 दिन बाद रिलायंस आ गया 1500, मैं तो भाई साहब डांस कर रहा हूँ कि मैंने लाख रुपए कमा लिए, और आप भाई साहब यूं शक्ल पकड़ के बैठे हो, हाय भाई मैं तो 10 लाख का नुकसान हो गया। जबकि वो कि 1 करोड़ का फायदा भी हो सकता था। सो द थिंग इज कि आपको आपकी पोजीशन साइजिंग कंपेयर टू लॉस समझनी पड़ेगी। सर मैं एक दो चीज़ें मेरे पास और है जो मेरे को आपसे पूछनी है। एक है, अब मुझे लग रहा है कि मार्केट अब वही है, मैं इस समय पूरा स्पेकुलेटिव खेल रहा हूँ। मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी। एक मेरे पास ऑप्शन है मैं पुट खरीद लूँ, एक ऑप्शन है कॉल बेच दूँ। तो आप क्या प्रेफर करेंगे? देखिए जी, मैं तो कॉल बेचूंगा। अच्छा, ठीक है। उसके पीछे रीज़न बता देंगे तो? उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं बहुत सेफ प्लेयर हूँ। हाँ जी। अगर मैं आज बैंक निफ्टी की कॉल बेचूंगा तो वो 600 रुपये की बिकेगी। ठीक है। एट दी मनी मंथली है अब तो। हाँ हाँ। अगर यहाँ से बाजार 600 पॉइंट ऊपर गया तो मेरा तो ज़ीरो लॉस है। अच्छा। और जब ये 200 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मैं कुछ ना कुछ ऊपर खरीद के अपने आप को हेज करके यूं सो जाऊंगा अजगर की तरह। अच्छा। अब आपने खरीद रखी है पुट, हाँ जी। बाजार नीचे गया तो आपको फ़ायदा होगा, अनलिमिटेड फ़ायदा होगा। हाँ जी। लेकिन किसी वजह से बाजार 100 पॉइंट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर वहीं खड़ा हो गया जहाँ से शुरू हुआ था, तो भी आप 100-150 पॉइंट के लॉस में होंगे। और मैं कॉल बेच के बैठा हूँ, मैं 100-150 पॉइंट के प्रॉफिट में होऊंगा और बाजार वहीं का वहीं खड़ा है। मुझे पूछना था। अब बाजार मान लो 500 पॉइंट नीचे गिर गया, आप प्रॉफिट में आ गए। हाँ जी। ठीक है। लेकिन आप अगर बाजार 500 पॉइंट गिरने के बाद भी वहीं खड़ा रहा तो भी आप लॉस में छूटोगे, क्योंकि आपने 600 रुपये पे किए, 500 ही तो अभी मिले हैं आपको। तो मोमेंट्री है जो प्रॉफिट है ये फिर से ज़ीरो हो जाएगा। और जो मैं बेच के आया हूँ, मैंने पहले 600 वाली बेची, वो 400 हो गई, मैंने फिर 600 वाली बेची, वो फिर 400 हो गई, मैंने फिर 600 वाली बेची, मैं फिर 400 हो गई। मैं तो बेचता रहूँगा ना ऐसे नीचे तक, और हर बार 600 पॉइंट ऊपर का हेज लगा दूंगा। तो मेरा लॉस कहाँ है? मेरा तो लॉस है ही नहीं। लॉस उन लोगों का है जो लोग लालच में हैं। अच्छा। जो लोग इसको एज ए बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग सीख समझ के कर रहे हैं। आपकी क्या मंशा है कि मैं 50,000 लगाऊं 1 करोड़ कमा लूं? मेरी क्या मंशा है कि मैं 1 करोड़ लगाऊं और केवल 50,000 कमा लूं? जैसे आपने कहा ना 1-2% ही मिलता है, इससे ज़्यादा मत सोचिए। मुझे ये पता है कि मैं 1 करोड़ आज बैंक में रखूंगा तो मुझे पूरे साल मेहनत करके 7 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब वेट करके 7 लाख मिलेंगे, जिसमें से कि ताई TDS काट लेगी और इनकम टैक्स भी कुछ कट जाएगा, तो मेरे हाथ 4-5 लाख ही आने हैं। हाँ जी। दिस इज़ फर्स्ट रिजॉर्ट। सेकेंड, मैं इस पैसे को पोस्ट ऑफिस में लगा दूं तो 1-1.5% ज़्यादा कमा लूंगा। ठीक है जी। म्यूचुअल फंड में लगा दूं 10 से 12%। तो इतना 17-30% भी हम निकाल लेंगे म्यूचुअल फंड में, क्योंकि अच्छे म्यूचुअल फंड हमें पता है कैसे देखते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। लेकिन इससे ज़्यादा है कहाँ? तो जब कमाना ही इतना है तो फिर अपना गोल ही उतना रखो ना। ये सोचना ही क्यों है कि 50,000 के 1 करोड़ करने हैं? भाई 50,000 हैं या 1 लाख है या 10 लाख है, कमाने ही 2% है, बात खत्म। और अभिषेक, मैं आपको बताऊं, मैंने कई जगह और भी बोला है ये बात, मैं आपको फिर बोल रहा हूं। मान लो मैं 1 करोड़ से कर रहा हूं और मैंने 1 तारीख को ट्रेड शुरू किया, 5 तारीख को 2 लाख कमा दिए, मैं पूरे 25 दिन काम नहीं करता फिर मार्केट में। जो मुझे बनाना था वो मैंने बना लिया। एक्चुअली क्या है कि इसका मतलब मेरे मुताबिक मार्केट चल रही है 5-7 दिन, अब इसमें स्पाइक्स आएंगे तो ये 2 लाख भी हो सकता है, -2 लाख हो जाए। होता ही है, जो खेलता रहेगा उसका होगा ही। इसलिए अपने को फिक्स चाहिए। अब इसका मैं उदाहरण देता हूँ। आप दिल्ली से चले और आपको जाना है लंदन, जहाज तो आगे अमेरिका भी जा रहा है, अब आप थोड़ी चले जाओगे। आपको लंदन तक जाना है, आप लंदन उतर जाओ, उसके बाद साला ऐसी तैसी में जाए, मुझे क्या मतलब है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड
द जर्नी एंड डेस्टिनेशन। नहीं तो आप पता लगा ये अमेरिका गई, वहाँ आप उतरे नहीं क्योंकि आपके पास तो वीज़ा नहीं था, वापस लंदन ही आना पड़ा, तो टाइम खोटी हुआ ना। इससे बेटर है कि जहाँ मेरा काम है वहीं उतर जाऊँ मैं। सर, समय की पाबंदी भी है हमारे पास। जी जी एक आखिरी क्वेश्चन, आपने हम बात कर रहे थे कि आप कॉलेजेस में जाते हैं, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी लोगों को समझाते हैं जी और अभी आपने बोला नई जनरेशन के लिए कि एफएनओ से दूर रहो यदि आपके पास नॉलेज नहीं है और नेचुरली आपके पास फंड भी नहीं है। फंड होगा तो आप करो। मेरे ख्याल से मैंने आपकी सुनी है और औरों की भी सुनी है कि 1-2% से यदि आप खेल रहे हो जिसमें आपको लॉस भी होगा तो आपको नुकसान आपको हिट नहीं करेगा, जी। तो आप करो, आप ट्रेडिंग करो, सब बढ़िया है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है जहाँ पे उनके पास अभी पैसा भी नहीं है, वो अभी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए पर्सनल फाइनेंस के लिए एक टिप। देखो अभिषेक, एक इस हमारे भारत में बहुत अच्छा रेगुलेटेड सिस्टम है, बहुत बढ़िया सर वो तो। और एक चीज़ है जो मैं कहता हूँ भगवान की नेमत है, नेमत यानी कि काइंडनेस, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। आज जो बच्चा 17-18 साल का है, एडल्ट हो गया है 18 साल पे, 18 साल का बच्चा अगर संपन्न परिवार से है तो वो अपने पापा से ले, और अगर जॉब कर रहा है पढ़ लिख के इंजीनियर बन के तो 40-50 हज़ार कमा रहा है, तो भी 20,000 रुपये यहाँ से जोड़ना शुरू करे 18 साल या 20 साल की उम्र से। 20 साल से जब तक वो 50 साल तक होता है, हर महीने 20,000 की सिप करे। तो अगर कोई आदमी मतलब 50 साल का होगा तब तक दैट मीन्स ऑलमोस्ट 30 ईयर्स की सिप हो गई। हाँ जी। हम अभी तो वैसे म्यूचुअल फंड 30%, 32%, 50% तक भी दे रहे हैं, हाँ, उस पे नहीं जाते। लेकिन मैं एक बहुत कंजर्वेटिव करता हूँ। अगर 15% जी। की हम वो करें रिटर्न, तो ये 20,000 रुपये 15% के हिसाब से आने वाले 30 साल में 7 करोड़ रुपए हो जाएंगे, यदि मैं उसको इंक्रीज नहीं कर रहा तब भी। तब। ठीक है जी। हाँ जी। अब उसके बाद मुझे ये पैसा निकाल लेना है या रखना है, ये दो चॉइस है मेरे पास। अगर मैं 7 करोड़ की एफडी करा देता हूँ 6% की, और ब्याज उस वक्त भी 6-5% ही रहने वाला है, इससे कम नहीं होगा। हाँ, हिंदुस्तान में तो नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा? क्योंकि लिबॉर ही आज 5% पे है। अब लिबॉर का बता दूंगा, लंदन इंटरबैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लिबॉर, तो वो भी अभी 4-5% है। तो जब इतनी क्राइसिस में वो है तो इससे कम नहीं होने वाला। हाँ जी। तो 7 करोड़ पे 6% के हिसाब से 42 लाख रुपए आपको मिला, यानी कि 4 लाख रुपए मोटा माटी आपको उस वक्त पेंशन मिलेगी लाइफ लॉन्ग। और वो इंक्रीज भी हो रहा है फंड। और अगर आपने इसे म्यूचुअल फंड में ही रखा रहने दिया, और मैं कहता हूं उस वक्त 6% 10% के बीच में आपको कहीं मिलता रहा, तो आप 50 साल के बाद, मैं मान के चल रहा हूं अनदर 50 ईयर्स और जीने वाले हैं, 100 साल आपकी लाइफ है। तो 100 साल अगर आपने वो 4 लाख रुपए महीना खाते रहे, तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कम से कम 100 करोड़ रुपए इनहेरिट करके जाएंगे। वाह। तो 20,000 रुपए से आपकी जर्नी शुरू होगी 100 करोड़ की। ये 100 करोड़ जो बड़ा नंबर लगता है ना, बहुत आसान है। और सबसे बड़ी आसानी ये है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंसान के पास इमेंस कैपेसिटीज़ हैं, सिर्फ उसको पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। सर, वो उसी के लिए हमने ये पॉडकास्ट किया, बस। ताकि हम वो गाइडेंस आगे भी पहुंचा सके। अभिषेक, द बिगेस्ट रिग्रेट आई हैव इन माई लाइफ, मेरे पास पैसे भी थे, मेरे पास नॉलेज भी थी, मेरे को पता भी था, लेकिन मैं ये सोचता था कि जो मेरी फैक्ट्री है यही मेरा म्यूचुअल फंड है, यही मेरी इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ यही है। मैंने नहीं करे 20-30-50 हज़ार। अगर मैं 95 से आज हम 2025 30 साल अगर 50,000 रुपये महीना, उस वक्त थे मेरे पास 50,000 रुपये जोड़ने के, मतलब 6 लाख रुपीज़ ए मंथ एनम वॉज नॉट वेरी बिग डील फॉर मी। अगर मैं वो 50,000 रुपये उस वक्त जोड़ता और 30 साल मैंने जो काट दिए, इस 30 साल की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो ऑलमोस्ट 18% की है। तो आप सोचो मेरे पास 100 करोड़ रुपए आज होते। सही बात है। सो गाइस, यू आर नॉट लेट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सिप करिए, नहीं समझ आता एफडी करिए, लेकिन एक पैरेलल फंड डेवलप ज़रूर करिए जो आपको आपकी ज़रूरत में तो खड़ा ही हो, लेकिन अगर ना खड़ा हो
तो आज से 20-30 साल बाद आप अपनी एक नेक्स्ट जनरेशन को ऐसी रकम दे के जाएं कि वो आगे वाली कई पीढ़ियां जो हैं उसको मज़े से खा सके। बिल्कुल सर, थैंक यू दीपक जी। बहुत सारी अच्छी टिप्स मिली हैं, जिससे जो ये लास्ट वाला डिस्कशन था ना, ये तो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को ये चाहिए कि उनको ना सब कुछ मिल रहा है, Yes. इंटाइटलमेंट है, तो वो ये इंपॉर्टेंट है कि भैया एक साइड बाय साइड आपको जो मिल रहा है बहुत बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, अच्छी लाइफ जी रहे हो, एक छोटा सा अमाउंट निकाल लो, आपने तो केवल 20,000 रुपये ही बोले हैं, उसको निकालो, कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करो, इंक्रीज भी मत करो तो भी Yes. आपके 7 करोड़ रुपये इकट्ठे अरे हो आप जाएंगे। ये सोचो कि मान लो हमारा एक 5 करोड़ का कॉर्पस बन गया, 10 करोड़ का बन गया, या जिन लोगों के पास आज पैसा है, हाँ जी, उनकी फैक्ट्री चल रही हैं, मिलें चल रही हैं, जो चल रहा है, एक 5 करोड़ रुपए यदि आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिए आज के सिनारियो में, तो मैं आपको एक ऐसी कैलकुलेशन देखता हूँ कि क्या उसका वो होगा। लोग ज़मीन में पैसा लगाते हैं, लोग दुकानों में पैसा लगाते हैं, लोग गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको एक ऐसी कैलकुलेशन, दिमाग हिलाने वाली कैलकुलेशन देता हूँ। आपने 5 करोड़ रुपए आज म्यूचुअल फंड में डाल दिए। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो 30, 35, 37, 40, 50% भी दे रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ लिया और तभी उसका फॉल हो गया, लेकिन 15% तो देगा। 14% यदि देता है तो 5 साल में मेरा पैसा डबल होता है। हाँ जी। मैंने 5 करोड़ डाले, फर्स्ट 5 ईयर्स में मेरे 10 करोड़ हो गए, अगले 5 ईयर्स में मेरे 20 करोड़ हो गए, तीसरे 5 ईयर्स यानी कि 15 साल बाद मेरे पास 40 करोड़ हो गए, 20 साल बाद 80 करोड़ हो गए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, 25 साल बाद 160। 160 करोड़ हो गए। तो यानी कि 20-22 साल में मेरे 100 करोड़ हो जाएंगे। सपना होता है सर। तो कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। हाँ। अब मैं इसके विज आपको एक दूसरी कैलकुलेशन बताता हूँ। आप मुझे कोई भी एक ऐसी कैलकुलेशन या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट बता दो जहाँ आपने 5 करोड़ डाले हो और आज वो 100 करोड़ हो गई हो। कोई सी प्रॉपर्टी बताओ, नहीं हो सकती। मैं आपको एक और कैलकुलेशन देता हूँ। केवल 1,000 रुपये डाले थे आपने 1976 में और या 80 में, और आज कितने साल हो गए 80 से? 80 से सर 45 ईयर्स। ठीक है, हाँ जी। 45 ईयर्स में 1,000 रुपये आपके कितने हो सकते हैं? आप बता दो मुझे, कोई इन्वेस्टमेंट बता दो। सर बैंक, सर उससे कुछ खरीद तो सकता ही नहीं मैं। 1,000 रुपये से SIP डालूंगा तो आपने तो 80 में इन्वेस्ट किए थे 1,000 रुपये, हाँ जी। आज कितने हो गए होंगे वो? केवल 1,000 रुपये, मैंने सिर्फ की बात नहीं कर सिर्फ रहा। नहीं, कुछ नहीं जी, 1,000 रुपये। यही हमने जमीन खरीदी हो 1,000 रुपये की, आज वो कितने की हो गई होगी? सर ज़्यादा से ज़्यादा लाख रुपए की होगी। और भी थोड़ा बढ़ा सकते हो, करोड़ की हो गई होगी। नहीं सर, कहाँ। हाँ चलो ठीक है। 1,000 रुपये वाली करोड़ हो सकती है, कोई ऐसी हाँ, बात हाँ। नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी। और अगर हम गोल्ड में लगा देते तो कितना हो जाता? 1,000 रुपये का लाख रुपये हो जाता, उससे ज़्यादा तो रिटर्न गोल्ड नहीं में नहीं होता दिया। ना। हाँ। लेकिन अगर 1980 में 1,000 रुपये आपने विप्रो की कंपनी में लगाए होते तो आज 700 करोड़ प्लस होते। अब सब ऑडियंस गूगल करके देखना मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। वही है सर, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत ज़रूरी Yes. है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है। हम अभी भी कोई लाइफ ख़त्म नहीं हुई है। तो बहुत अच्छी राय दी है आपने दीपक जी, मज़ा आया। चलिए। एक FNO की बात करके मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया Thank you आपका जी, thank you very आने much. में। बहुत 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 मज़ा आया। थैंक यू Thank दीपक जी। उफ, FNO राइट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हम सबको लगता है ये शॉर्टकट है पैसे बनाने का, बड़ा मज़ा आता है ना। मुझे भी आता है, मैं कोई अलग नहीं हूँ, आप जैसा ही हूँ। मन करता है क्योंकि एक बार क्या होता है, पैसा बनता है, दूसरी बार डूब जाता है। तो बट ऐसा नहीं है। आप लोगों को यदि FNO में ट्रेडिंग करनी है, कुछ रूल्स हैं, दीपक सर ने भी बताया। आपको केवल 1-2% ऑफ योर कॉर्पस रखना है, जिसको कुछ हो भी जाए तो आपकी पूरी कैपिटल पे इम्पैक्ट ना पड़े। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो सर ने बताई, एजुकेशन। ये मत सोचो कि मैं किसी से नॉलेज लेकर छोटा हो जाऊंगा। आपने यदि ट्रेनिंग ली है FNO की, तो आप अच्छी FNO ट्रेडिंग कर सकते हो। कि कोई शॉर्टकट की बात नहीं है उसमें, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। नॉलेज से तो हर चीज़ अच्छी ही होती है।
इसी के साथ ये तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, बट अगली बार किसी एक नए पॉडकास्ट से दोबारा मुलाकात होगी अगले हफ्ते। शुक्रिया एंड थैंक यू।